हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। मैं आपके सामने एक सीरीज़ लेकर के आया हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जो कि 2026 का जनवरी सेशन का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें जितने भी कोऑर्डिनेट के क्वेश्चंस हैं वो उसको कंपाइल करके हमने एक जगह करा है। फिर हमारी कोशिश रहेगी कि वेक्टर 3D, फिर अलजेब्रा, देन कैलकुलस, ऐसे सीरीज़ में आपके सामने लेकर के आऊँ। तो ये जो क्वेश्चंस हैं आपके पास कोऑर्डिनेट का, इसमें सारे हैं स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला एंड कोनिक सेक्शन, व्हाटएवर जो भी है वो सारी चीज़ें इसमें हैं। तो आप जो है इसका सॉल्यूशन देख सकते हो और कंसेप्ट के साथ इंटरलिंक कर सकते हो सकता है कि आपको कहीं कहीं पे मिस हुआ हो चीज़ें, या आपके सेशन में, आपके डे में आया हो क्वेश्चंस यहाँ पे और आप उस चीज़ों को नहीं कर पाए, तो आप इस चीज़ को देखो कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ और चीज़ों को लिंक करने की कोशिश करो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि दो स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है S1 एंड S2, और S1 में हमें बोला गया है कि इफ A 5, -1, B -2, 3 आर टू वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, the two vertices of a triangle, जिसमें वन सेकेंड, टू वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल है जिसका ऑर्थो सेंटर 0 0 है। फिर बोला गया कि उसका थर्ड वर्टेक्स -4, -7 होगा। तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर हम ऑर्थो सेंटर की बात करें किसमें, किसी ट्राइंगल में, सपोज मान लेते हैं ये ट्राइंगल है A, ये B और ये C, ठीक है। तो ऑर्थो सेंटर आपको दिया हुआ है 0, 0। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ व्हाट? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड होता है, एल्टीट्यूड होता है ये। तो आपको क्या करना है कि इस वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे एल्टीट्यूड बनाना है। एक हमने बना लिया, ये, फिर ये और ये 90 डिग्री पे होगा सारे का सारा। तो ये जो ऑर्थो सेंटर है, सपोज हम उसको H मान लेते हैं, अल्फा कमा बीटा। तो ये जो लाइन है आपका ABC, D, E और F, तो यहाँ पे जो AD का जो स्लोप आएगा और BC का स्लोप, वो कितना होगा? उसका प्रोडक्ट -1 होगा, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे ट्राइंगल का दो वर्टेक्स दिया हुआ है, राइट। दो वर्टेक्स हमें दे दिया गया है, कौन कौन सा? 5, -1 और -2, 3, राइट। और यहाँ पे एक वर्टेक्स और कौन सा है? C कौन सा है? -4, -7, ये दे दिया गया आपको। तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो फिर से, और हम क्या मान सकते हैं? ऑर्थो सेंटर अल्फा कमा बीटा, ठीक है। तो ये जो आएगा AH, वो कितना आएगा? बीटा प्लस ऑफ 1 अपॉन अल्फा -5, ये आ गया AH का स्लोप। ये किस पे परपेंडिकुलर होगा? इस BC पे। तो BC का स्लोप कितना आएगा? फिर से y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो ये 3 माइनस ऑफ -7, 10 अपॉन -2 ऑफ -4, ये कितना हो जाएगा? 2 आ जाएगा, डेट इज 5। ओके, तो यहाँ पे AH और BC का स्लोप दैट शुड बी व्हाट? -1 होना चाहिए यहाँ पे। तो आप देखो AH, क्योंकि ये जो AH है दैट इज द एल्टीट्यूड टू द BC, तो AH का स्लोप और BC का स्लोप का जो प्रोडक्ट हमें कितना मिलना चाहिए? दैट शुड बी -1। तो AH हमारे कितना मिला? बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा -5, इसका स्लोप ये मिला, और BC का स्लोप कितना मिला? 5, दैट शुड बी इक्वल टू -1। और अल्फा बीटा जो हम मान रहे हैं ऑर्थो सेंटर, वो ऑलरेडी आपको स्टेटमेंट 1 में दिया हुआ है, विच इज 0, 0। तो अल्फा और बीटा जो कि आपने ऑर्थो सेंटर माना है, वो स्टेटमेंट 1 में गिवन है 0, 0। तो अल्फा कितना हो जाएगा? 0, बीटा कितना हो जाएगा? 0। यहाँ पे जब आप 0 रखोगे बीटा की जगह, तो 0 + 1 अपॉन 0 - 5 इंटू कितना आ जाएगा? 5, दैट इज व्हाट? -1। तो यहाँ पे ये और ये क्या कर रहा है? जस्टिफाई कर रहा है इसको। आई मीन इन दोनों का जो प्रोडक्ट है यहाँ पे -1 आपको मिल रहा है। लेकिन एक बार और आपको चेक करना पड़ेगा कि दूसरे कंडीशंस के साथ भी वैलिड है या नहीं है। तो एक बार आप इसका स्लोप का चेक कर लो। हमने इसका देख लिया, किसका? इस वाले लाइन का और BC का। एक बार हम इस लाइन का देखते हैं। तो हम सपोज मान लेते हैं इसको हमने D और इसको E और इसको F कहा, तो यहाँ पे जो स्लोप आ जाएगा किसका? BH का, और BH से जो पास हो रही है लाइन, वो AC के परपेंडिकुलर है। AC का स्लोप का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? -1। तो BH का स्लोप कितना आ जाएगा? BH ये वाला, बीटा
माइनस ऑफ 3 अल्फा प्लस 2, बीटा माइनस ऑफ 3 अल्फा प्लस 2 इनटू AC का स्लोप कितना आ जाएगा, AC इज दिस, तो -7 ऑफ -1, तो ये कितना आ जाएगा -7 -1 विच इज -8 अपॉन -4 एंड -5 विच इज -9 इज दैट शुड बी इक्वल टू -1। फिर से अल्फा बीटा हमारा कितना है 0, तो बीटा की जगह अगर हम कितना रख दें 0, तो 0 - 3 कितना आ जाएगा -3 एंड 0 + 2 दैट इज 2, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा -8 और -9, ये कितना आ जाएगा 8/9 एक्चुअली, ठीक है, कितना आ जाएगा 2 4 ज़ा 8 एंड 3 3 ज़ा 9, तो ये आ गया -4/3 जो कि आपका -1 के बराबर नहीं है, तो इसका प्रोडक्ट किसके बराबर होना चाहिए -1, तो यहाँ पे तो आपका इसका प्रोडक्ट -1 जस्टिफाई हो गया, बट इस केस में स्लोप जब आपने BH का लिया और AC का लिया प्रोडक्ट तो आपका -1 जस्टिफाई नहीं हुआ, इसका मतलब जो स्टेटमेंट 1 है वो हमारा रॉन्ग है। तो स्टेटमेंट अगर हमारा 1 रॉन्ग हो गया तो हमें स्टेटमेंट सेकेंड चेक करना पड़ेगा, तो स्टेटमेंट 1 अगर हमारा गलत हो गया तो बोथ आर करेक्ट, ये ऑप्शन तो हमारा खत्म हो जाएगा और ओनली S1 इज करेक्ट, ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा, तो A और B में से ही कोई एक सही होगा, तो हमें स्टेटमेंट सेकंड चेक करना पड़ेगा, राइट। तो ये समझ में आ गया हमने क्या करा, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड होता है, जो भी इंटरसेक्शन एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा दैट विल बी द ऑर्थो सेंटर, और इसमें हमने कोई भी एक साइड का स्लोप निकाल लिया और ऑर्थो सेंटर को अल्फा बीटा मान लिया, तो कोई भी वर्टेक्स और ऑर्थो सेंटर से पास करने वाली जो लाइन होगी उसका स्लोप और किसी भी साइड का स्लोप का प्रोडक्ट दैट शुड बी इक्वल टू -1, तो वहां पे तो जस्टिफाई कर गया, यहाँ पे नहीं कर गया, तो किसी भी एक केस के लिए फेल हो जाएगा, तो ये फेल हो जाएगा, ठीक है। अब अपन स्टेटमेंट सेकंड पे आते हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। तो स्टेटमेंट 1 हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। स्टेटमेंट सेकंड देखते हैं, स्टेटमेंट सेकंड आपसे क्या कह रहा है। तो स्टेटमेंट सेकंड जो है आपका पार्ट, वो कह रहा है कि पॉजिटिव नंबर 2A, B एंड C 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स है AP का, तो AP का अगर टर्म्स होगा तो इसका मतलब B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2A प्लस C डिवाइडेड बाई 2, तो दैट इज 2B इज इक्वल टू 2A प्लस C आना चाहिए आपको, ये कंडीशन आपका आएगा अगर ये 2ABC AP में है तो। और एक चीज और कह रहा है कि पॉजिटिव टर्म्स है ये, ठीक है, तो हर चीजों पे अपन को ध्यान रखना है, जैसे क्वेश्चन JEE का है तो हो सकता है सारे इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं आपके यूज होते हैं, और 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स है AP के, तो ये जो लाइंस है, सी द लाइंस, दिस एक लाइन की बात नहीं कर रहा है, इसका मतलब A, B और C अगर आप वेरी करोगे यू विल हैव द डिफरेंट लाइंस, तो इसमें क्या है कि कंकरेंट है, कंकरेंसी का मतलब होता है जब बहुत सारे लाइंस या एक से दो 3 4 5 जितने सारे लाइंस हो वो एक पॉइंट से पास करे तो वो सारे के सारे लाइंस जो है वो कंकरेंट कहलाते हैं। तो यहाँ पे फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ ABC, फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ ABC, ठीक है, ये क्या होगा डिफरेंट लाइंस मिलेंगे, लेकिन अगर इस केस के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें 2B इज इक्वल टू 2A प्लस C, इस केस के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपका 2ABC अगर आपका 3 टर्म कंसेक्यूटिव AP का है तो ये लाइन कंकरेंट होगा, ठीक है। एक बार चेक करके देखते हैं यहाँ पे कि अगर हम इसमें रख देते हैं जरा एक x की जगह 2 रख दीजिए, 2A y की जगह -2 2B प्लस C इज इक्वल टू 0, हम ये पॉइंट क्यों रख रहे हैं, बहुत सिंपल सी बात है कि अगर लाइंस कंकरेंट है तो एक पॉइंट तो उसके हर सबके बीच कॉमन होगा विच इज 2, -2, ये पॉइंट तो सबके बीच कॉमन होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो पॉइंट है वो क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा, तो हमने x की जगह रख दिया तो 2A - 2B प्लस C इज इक्वल टू 0, तो अगर हम देखें यहाँ पे तो 2A प्लस C इज इक्वल टू 2B, ऑब्वियस सी बात है ये दोनों कंडीशन क्या होगा जस्टिफाइड होगा AP वाला, इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो आपका वो ट्रू स्टेटमेंट है, तो इसके अकॉर्डिंग पहला स्टेटमेंट तो हमारा गलत हो गया, ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड। अब चलते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरा क्वेश्चन है लेट अ पॉइंट A lie between the parallel lines L1 and L2, दो लाइंस है हमारे पास दोनों पैरेलल हैं such that its distance from L1 and L2 are 6 and 3 units respectively, then the area of the equilateral triangle ABC where the point B and C lie on the lines L1 and L2। चलिए दोस्तों देखते हैं ये क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करते हैं चीजों को, ठीक है। सबसे पहले कह रहा है दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन आप बना दो, दिस इज L1 दिस इज L2, राइट। फिर हमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि अ पॉइंट
लाई बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस। एक कोई पॉइंट है, दोनों के बीच में लाई कर रहा है, यहां ले लेते हैं, पॉइंट के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, P मान लेते हैं, राइट। देन द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC वेयर B एंड C, B और C जो है वो किस पे लाई कर रहा है, एक मिनट, A पॉइंट है, इस P को A कर लेते हैं, इस P को A कर लीजिए, ठीक है। A एक पॉइंट है दोनों के बीच में और BC इस पे लाई कर रहा है, B L1 पे लाई कर रहा है, C L2 पे लाई कर रहा है, और BC को मिलाने से जो आपको मिल रहा है, ये पॉइंट है BC और ये A दोनों के बीच में है, तो ABC जो बन रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये कैसा है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा 60, ये भी 60, ये भी 60, और उसने बोला है पॉइंट A से जो लाइन है L1 का जो डिस्टेंस है दैट इज 6 यूनिट्स और दूसरे से 3 यूनिट्स है, ये 6 यूनिट्स है और ये आपका 3 यूनिट्स है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन काफ़ी अच्छे होते हैं, आई मीन इसमें इंफॉर्मेशन कम है और आपको जितने भी डेटा दिए गए हैं उसको रिलेट करना है, तो ऐसे क्वेश्चन जो है ना अच्छे क्वेश्चन होते हैं क्योंकि आपको इसमें सारे इन्फॉर्मेशन जो यूज़ किए गए हैं और वो अप्लाई हो रहे हैं, जबकि कोई बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल नहीं है ये। अगर आप बेसिक देखोगे तो वही 9-10 का बेसिक यूज़ हुआ है और आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि हम कैसे कैसे एंगल को आई मीन लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको अगर मैं अलग से बताऊं, ठीक से देखना ज़रा, कुछ ऐसे है, आई मीन ऐसा कुछ है, ऐसे है, यहाँ पे लाई कर रहा है आपका पॉइंट A, हमने क्या करा ऐसे करके डॉटेड बना दिया यहाँ से यहाँ तक, दिस इज द पॉइंट A, इसको मान लिया सपोज M, इसको मान लिया N, ये कितना होगा 90, ये कितना होगा 90, और ये 6 यूनिट है और ये कितना है यहाँ पे 3 यूनिट, और आपको एक चीज मालूम है क्या कि ये 90 है और ये 60 है आपका, ये आपका 60 है और ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो सारे का सारे साइड्स क्या हो जाएंगे आपके इक्वल हो जाएंगे। ओके हमने क्या किया यहाँ पे एक एंगल लेट कर लिया, इसको अल्फा, इसको अल्फा लेट कर लिया और इसको हमने बीटा लेट कर लिया, ये वाले को। तो इस ट्रायंगल को अगर आप ठीक से देखो ये वाले पार्ट को, ये आपका B है और ये C, तो मैं इसको अगर ऐसे दिखाऊं, दिस इज M, दिस इज A एंड दिस इज B, और अपन इसको अल्फा लेट कर रहे हैं और ये 90 है और ये 6 यूनिट है और ये आपका A है, ये वाला पार्ट B से A का। तो यहाँ पे अगर हम A और 6 के बीच रिलेशन देखें, अल्फा ये एंगल है, इसके रिस्पेक्ट में 6 क्या होगा, ये वाला जो M है वो दैट विल बी परपेंडिकुलर, तो साइन अल्फा P बाई H, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 बाई A, तो A साइन अल्फा आपको 6 मिल गया, ठीक है। उसके बाद A साइन अल्फा 6 मिल गया और हमने इसको बीटा माना हुआ है, इस वाले को, इस वाले ट्रायंगल को भी बाहर निकालते हैं जरा, ऐसा कुछ है, ये वाला पॉइंट A है, ये हमने N लिया है, ये आपका C है एंड दिस इज योर बीटा, ये 3 यूनिट है और ये A है आपका। तो यहाँ पे फिर से दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपो साइन बीटा P बाई H, तो A साइन बीटा किसके बराबर आ जाएगा 3 के बराबर, ये आपको सेकंड मिल गया। अब अल्फा बीटा में जरा रिलेशन ढूंढना है और हमें A मिल जाएगा, अल्फा और बीटा में रिलेशन। अल्फा बीटा में रिलेशन देखो कैसे निकालेंगे, अगर हमारे पास ये लाइन है और ये लाइन है तो ये जो एंगल आता है, सपोज मान लेते हैं ये कुछ x है और ये कुछ y है, ये दोनों लीनियर पेयर होता है ना, और x प्लस y का जो सम आता है दैट इज व्हाट 180 डिग्री आती है। तो यहाँ पे आप इसको कितना ले रहे हो अल्फा, और ये ऑलरेडी आपका 60 है, तो अल्फा प्लस 60 x का रोल प्ले करेगा, अल्फा प्लस 60, और ये जो आपका y है, ये पूरा एंगल मैं y ले रहा हूँ, y कितना, ये बीटा था, ये पूरा एंगल y है, ये कितना आ जाएगा बीटा प्लस 60 दैट इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा अल्फा प्लस बीटा 60 प्लस 60 120, 180 माइनस 120 दैट विल बी 60, ये मिल गया आपको, राइट। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दिस। तो अपन को यहाँ से ये मिल सकता है क्या कि अगर हम बीटा निकाल लें ऐसे करके 60 माइनस अल्फा, 60 माइनस अल्फा, और हम साइन लगा दें दोनों तरफ से, तो साइन ऑफ
60 माइनस अल्फा, ये क्या आ जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये बन जाएगा राइट। और इस तरफ हमारा साइन बीटा चल रहा है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, ये आ गया कॉस अल्फा माइनस कॉस 60 दैट इज 1/2 इंटू साइन अल्फा। 2 को इस तरफ ले लेते हैं, 2 साइन बीटा √3 कॉस अल्फा माइनस ऑफ साइन अल्फा, ये आ गया ठीक है। अब हमें जो है यहाँ पे साइन अल्फा मालूम है, साइन अल्फा मालूम है, कितना है साइन अल्फा, साइन अल्फा कितना हो जाएगा 6/a और साइन बीटा आ जाएगा 3/a, 3/a और साइन अल्फा आ जाएगा 6/a, इसको इधर ले लीजिए तो ये आ जाएगा 6/a, इधर आ जाएगा ये 6/a, ये आ जाएगा √3 cos अल्फा दैट इज ये आ जाएगा 12/a इज इक्वल टू √3 cos अल्फा, ये आ गया राइट। अब a को इधर शिफ्ट कर दीजिए और √3 को नीचे ले लेते हैं, 12/√3 इज इक्वल टू a cos अल्फा। अब a cos अल्फा की एक वैल्यू ये है और a sin अल्फा की एक वैल्यू ये है, और अपन अल्फा क्या किया लेट, और जिस चीज को लेट करते हैं उसको फाइनली एलिमिनेट करते हैं, स्क्वायर करके सम कर दो इसका। जैसे स्क्वायर करके आप सम करोगे, इसका स्क्वायर करो तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, इसका कितना आ जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, लेकिन इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा राइट साइड में 36 और ये कितना आ जाएगा 144/3, तो यहां से a स्क्वायर आपका मिल जाएगा एंड दैट इज व्हाट 36 प्लस ये कितना आ जाएगा 3 4 12 और फिर से स्टिल 2 3 4 12, ठीक है। तो a स्क्वायर कितना आ जाएगा 110, 1 सेकेंड 80 आ जाएगा, सॉरी 80, 6 + 4 10, हाँ 80 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा, 80 आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है, अगर आप देखो एरिया ऑफ द ट्राइंगल किससे निकलेगा √3/4 a स्क्वायर, तो √3/4 a स्क्वायर आपको ऑलरेडी मालूम है विच इज 80, तो वहां से सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 36, 12 का स्क्वायर 144/3 और ये आ जाएगा बिल्कुल सही है 80 और इसमें हमें √3/4 इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर निकालना पड़ेगा। आई थिंक 21√3 आना चाहिए, 20√3 के आसपास है, 21√3 बनेगा, कहीं पे कैलकुलेशन आपको देखना पड़ेगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया, कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं जिसमें 2 लाइन्स हो आपके पास और इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं दिया गया और ये बता दिया कि एक पॉइंट पे एक लाइन नहीं कर रहा है, दूसरा पॉइंट दूसरे लाइन पे, तीसरा पॉइंट दोनों के बीच में है और एक से जो डिस्टेंस है 6 यूनिट है, एक से डिस्टेंस 3 यूनिट है। तो एक्चुअली हमने इसको अल्फा मान लिया और इसको बीटा मान लिया, साइड लेंथ a मान लिया, समहाउ अल्फा बीटा को रिलेट करा दिया, अल्फा बीटा रिलेट करा करके बीटा को इन टर्म्स ऑफ अल्फा निकाल लिया, अल्फा आ जाएगा तो a आ जाएगा और साइड लेंथ आ जाएगी तो √3/4 a स्क्वायर से आप इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लोगे, ठीक है। चलते हैं दूसरे सब क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन है लेट द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ R for which the circle this and this intersect at 2 distinct point be the interval alpha beta, then alpha beta का वैल्यू क्या होगा, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ R, R क्या है यहाँ पे है, इस सर्कल का रेडियस है जो कि वेरिएबल रेडियस है और उसने एक आपको कंडीशन दे दिया है क्या कि दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो दो सर्कल इंटरसेक्ट कब करते हैं उसको एक बार देख लेते हैं हम लोग। एक सर्कल ये है, दूसरा सर्कल ये है, ये आ गया इसका C1 सेंटर, इसका C2, इसका यहाँ से यहाँ तक क्या आ जाएगा रेडियस R1 और इसका यहाँ से यहाँ तक रेडियस R2 हो जाएगा। तो C1 C2 के बीच का जो डिस्टेंस आएगा
ये आपका यहाँ से यहाँ तक का, क्योंकि C1 एक कोऑर्डिनेट मिलेगा सर्कल का, C2 भी एक कोऑर्डिनेट मिलेगा, तो C1 C2 के बीच का जो डिस्टेंस आएगा दैट मस्ट बी लेस देन R1 प्लस R2 एंड ग्रेटर देन मॉड ऑफ R1 माइनस R2। ये कंडीशन जस्टिफाइड होना चाहिए जब आपका दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। दो सर्कल इंटरसेक्ट करता है तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि आपके जो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट होते हैं वो 2 होते हैं। कभी कभी नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट पे भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये सर्कल दिया हुआ है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा सेंटर का, इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा सेंटर का, इस वाले सर्कल का C1 -1 -4, ठीक है। और इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा C2 2, 1। निकालना जानते हो सेंटर का कोऑर्डिनेट, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट यूनिटी होना चाहिए, तो आपका जो एक्स का कोएफिशिएंट है उसका हाफ करके साइन चेंज कर दोगे, वाई कोएफिशिएंट का हाफ करके साइन चेंज कर दोगे। C1 आ गया, C2 आ गया। जरा R1 इसका, R1 तो ऑब्वियसली R दिया हुआ है, इसका आपको R2 कितना दिया हुआ है निकाल लेंगे, इसका स्क्वायर 4 + 1 माइनस ऑफ -4 ये आ जाएगा। एक्चुअली ये क्या होता है, मैं थोड़ा आपको रिकॉल करा दूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c = 0। इसमें जो आपका सेंटर बनता है कोएफिशिएंट ऑफ x उसको आधा करके उसका माइनस कर देते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ y उसको आधा करके उसका माइनस कर देते हैं, तो जो रेडियस आता है वो आता है g² प्लस f² - c, तो वो हमने यहाँ पे लगाया, ये आ जाएगा 3 यूनिट। और हम C1 C2 के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला कितना आ जाएगा, -1 of -2 का होल स्क्वायर विच इज 9 -4 of -1 विच इज 25 विच विल बी √34 ये आएगा। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है आपका C1 C2 का जो दिस इज द कंडीशन व्हेन द टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर, R1 माइनस R2, एक R1 आपका R है, दूसरा R2 3 है, C1 C2 की वैल्यू कितनी आई है √34, और R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा, एक R है दूसरा R2 हमारे पास कितना है दैट इज 3 यूनिट। ये कंडीशन है, इसको अपन सॉल्व कर लेंगे। कैसे, बहुत सिंपल, इसमें दो केसेस हैं, एक केस ये है दूसरा केस ये है, दोनों को देख लेते हैं। एक बार हम इस केस को सॉल्व करते हैं, इस वाले को। तो इसमें मॉड ऑफ R - 3 इज लेस देन √34। आपको पता होना चाहिए कि मॉड x अगर a से छोटा होता है और when a is positive then you can write x is less than a and -a, आप ऐसे लिख सकते हो इस चीज को। तो इस केस में आप क्या लिख सकते हो, R - 3 is less than √34 और ग्रेटर देन -√34, राइट। फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे r की वैल्यू निकालने के लिए -3 हटाना पड़ेगा, +3 एड अप कर दो, यहाँ से क्या मिलेगा √34 + 3 -34 + 3। ये वैल्यू कैसी है, नेगेटिव, इसको तो छोड़ ही दो आप, रेडियस नेगेटिव नहीं हो सकता बिकॉज इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऑब्वियसली 3 से बड़ी आएगी नेगेटिव में, इसको छोड़ दो आप। तो यहाँ पे जो वैल्यू r की आनी चाहिए इससे छोटी आनी चाहिए, इससे छोटी, तो ये हमें ये मिल गया कंडीशन, जो r की वैल्यू आनी चाहिए दैट शुड बी लेस देन दिस, ठीक है। दूसरी कंडीशन हम इससे निकाल लेते हैं, 34 R + 3, तो r क्या आ जाएगा ग्रेटर देन √34 - 3, ये वैल्यू पॉजिटिव है आपकी, तो r जो है इससे बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि जो r की वैल्यू है एक्चुअली वो आनी चाहिए √34 + 3 से छोटी और √34 - 3 से बड़ी, तो ये आपका हो जाएगा अल्फा और ये वाला पार्ट हो जाएगा बीटा, अल्फा बीटा। और आपसे पूछा गया है अल्फा बीटा का प्रोडक्ट, क्योंकि अल्फा बीटा आपको इंटरवल मिल गया कि r की वैल्यू जो है इसके और इसके बीच होगा, तो आपको अल्फा बीटा अगर निकालना है तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो a माइनस में b a + b, तो ये कितना आ जाएगा √34 का होल स्क्वायर 34 और 3 का होल स्क्वायर 9, तो ये कितना बनेगा 25। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड। बहुत सिंपल सी बात है, दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है उसका कंसेप्ट लगा दीजिए, C1 C2 लेस देन R1 + R2 ग्रेटर देन मॉड ऑफ R1 - R2, यहाँ पे मॉड लेना जरूरी है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। फिर हमने क्या करा, यहाँ पे सर्कल दिया हुआ था, सेंटर निकाल लिया, इसका सेंटर इसका रेडियस कंडीशन लगा दिया, दो इनइक्वालिटी सॉल्व कर लिया, ठीक है, आंसर आ गया। चलते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरा क्वेश्चन है आपका, let PQ and MN be the two straight line touching the circle this at the point A and B respectively. Let O be the center of the circle and AOB is equal to π/3। देखते हैं एक बार क्या कह रहा है क्वेश्चन।
एक सर्कल है, बना देते हैं। सर्कल हमें दिया हुआ है, सर्कल की इक्वेशन दी हुई है, तो आपको क्या मालूम है, उसका सेंटर और रेडियस। सेंटर क्या होगा, फिर से वही x का कोएफिशिएंट उसका आधा साइन चेंज, y का कोएफिशिएंट उसका आधा साइन चेंज, एंड व्हाट विल बी द रेडियस 4 + 9 और माइनस दिस, ये आ जाएगा √17 के आसपास आ रहा है, राइट। 4 3 का 9 -3, ठीक है, √17 आ रहा है। अब इसको जो है ना, दो लाइन है, एक लाइन आपका PQ है, दूसरा आपका MN है, दोनों स्ट्रेट लाइन है, दोनों टच कर रहे हैं, आई मीन इट इज लाइक के, और इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं, ऐसा कुछ गया हुआ है, ठीक है। और जहां पे टच किए हैं उसको AB बोला गया है क्वेश्चन में, उसमें बोला है कि टचिंग द सर्कल एट द पॉइंट A एंड B, और AOB और सर्कल का सेंटर को O बोला गया है यहाँ पे, दिस इज द O, सर्कल का सेंटर को उन्होंने O बोला है, लेट O बी द सेंटर। बहुत सिंपल से बात है, साफ नजर आ रहा है, आप इसको मिला दो, और ये एंगल आपको बोला गया है π/3, और इस जो पॉइंट है P, जिसका हमें क्या निकालना है, इंटरसेक्शन, सपोज मान लेते हैं इसमें PQ दिया हुआ है, इसको कुछ मान लो T, जिसका लोकस निकालना है, लोकस ही बोला गया है, लोकस इज व्हाट, पाथ ट्रेस्ड बाय द वेरिएबल पॉइंट। लोकस क्या होता है, पाथ ट्रेस्ड बाय द वेरिएबल पॉइंट होता है, तो TH का मान हमने मान लिया, राइट। एक जो टैंजेंट होता है वो हमेशा रेडियस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर ऑलवेज, उसको अप्लाई कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा, और आप इसको यहां से यहां तक ज्वाइन कर दो। π/3 बोले तो 60 डिग्री, ये कितना हो जाएगा, उसका हाफ, विच इज π/6 हो जाएगा, और आपको TH का मान क्या मालूम है, सेंटर आपको मालूम है, विच इज व्हाट 2,3, ये आपका रेडियस है, यहाँ पे ये 90 बन गया, तो ये जो आपका ट्रायंगल है OTB या OBT कह दो आप इसको, OBT, ये कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे ये एंगल हमारा कितना है, π/6, तो खुद देखो यहाँ पे इस केस में, इसके रिस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा, बेस, और दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड विच इज द हाइपोटेनस, तो क्या लगेगा, cos थीटा, तो cos π/6 विच इज बेस अपॉन हाइपो बोले तो OT, cos π/6 बोले तो cos π/6 की वैल्यू √3/2 है ना, √3/2 ये होता है ना, रेडियस कितनी है हमारी, √17, ओके। OT कितना आ जाएगा, OT इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस, राइट, तो ये कितना आ जाएगा, √h - 2 का होल स्क्वायर प्लस k - 3 का होल स्क्वायर, ये आपका आ गया, स्क्वायरिंग बोथ दिस साइड, सॉल्व कर दो, यही आंसर है आपका, स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, ये कितना आ जाएगा, 3/4, दिस इज 17, h - 2 का होल स्क्वायर, k - 3 का होल स्क्वायर, तो ये कितना, 3h - 2 होल स्क्वायर, k - 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 17 4 जा 68, किया गया। तो आंसर तो आपको साफ दिख गया होगा कि 3 टाइम्स x² y² बनेगा, मतलब इन दोनों में से ही कोई एक होगा, बाकी इन सब कांस्टेंट को आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 3h² 3k² बन गया, तो ऑब्वियसली बात है, ये आप चाहो तो आप इसको ऐसे लिख दो, h² प्लस k² यहाँ से, और फिर ये कितना आ जाएगा, इसका 4 और इसका 9, ये 39 हो जाएगा, यहाँ से 9, यहाँ से 4, 9 + 4 13, और 13 3 = 39, और यहाँ से आ गया फिर आपका -2ab इंटू 3, तो -12h, और ये आ जाएगा आपका -18k इज इक्वल टू 68, तो 3 टाइम्स h को x² से रिप्लेस कर दें अपन, और k को y² से, -12h को x से, और k को y से 18y, तो -12x - 18y, ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट है, डी नहीं होगा,
क्योंकि इसमें 18 आ गया, तो -12x -13y वॉट एवर द कॉन्स्टेंट, उसको देख लेना आप, 25 ही आएगा, है ना। तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। फिर से मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आपका एक सर्कल है, जैसे क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है ना, आप ब्लैंक हो जाते हो पेपर में, बट जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर आप चलते जाओ और कंसेप्ट को अप्लाई करते जाओ पेशेंसफुली, तो आपसे आंसर बिल्कुल निकलेगा। ये सर्कल है, उसका इक्वेशन दिया हुआ है, तो आपके पास कोऑर्डिनेट मिल गया, रेडियस मिल गया किसका, सर्कल का। उसके बाद दो लाइन थे, दोनों दो सर्कल को टच कर रहे थे ए और बी पे, फिर उसने बोला है कि ए ओ बी दैट इज मेकिंग व्हाट 60 डिग्री। फिर हमने क्या करा, जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है उससे इसको मिलाएंगे तो दैट विल बी बाइसेक्टेड। तो ये अगर 60 है तो ये कितना बनेगा 30 π/6, और हम π/6 बन गया, ये रेडियस हमें मालूम है, और हमें इसका लोकस निकालना है। लोकस बोले तो पाथ ट्रेस्ड बाय दिस पॉइंट, तो हम इसको मिला दिए ओटी डिस्टेंस फार्मूले से, और फिर हमने cos π/6 लगा करके सॉल्व कर दिया, यू विल गेट द लोकस। लोकस इज व्हाट, लोकस इज द पाथ मेड बाय द मूविंग पॉइंट, ठीक है, पाथ ट्रेस्ड बाय द मूविंग पॉइंट अंडर द गिवन सर्कमस्टांसेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तभी निकलेगा आपको। नेक्स्ट आते हैं आपके पास है लेट y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x बी द पैराबोला विद दिस वर्टेक्स एट o। तो अपन देख लेते हैं क्या कह रहा है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, y का स्क्वायर है, x के बाद सिमेट्री होगा, वर्टेक्स कहाँ पे है, पैराबोला, p किस पे है, पैराबोला पे, एंड a be a point on the x axis, OP A is equal to 90 degree, then the locus of this centroid of such triangle OPA is, ठीक है। I mean एक काम करते हैं, थोड़ा इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है। और हमने एक पॉइंट ले लिया पैराबोला पे, यहाँ कहीं O से इसको मिला दिया, और OP, एक बात समझना है यहाँ पे, A कहाँ है, x एक्सिस पे, और OPA 90 है, OPA दिस इज मेकिंग द 90 डिग्री, और ये आपका पॉइंट ए है यहाँ पे, ये वाला। ऑब्वियस सी बात है x एक्सिस पे है तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। अच्छा ये पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 12 है, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x से जरा कंपेयर करके इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिख लें, 80 स्क्वायर कमा 280, और 4a से कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 3t स्क्वायर कमा 60, ये बना हमारे पास p, 3t स्क्वायर कमा 60, ये बन गया हमारा p, राइट। OPA हमारे कितना बोल रहा है 90 डिग्री, ये 90 है, इसका सेंट्रॉइड का निकालना है, क्या चीज, लोकस, ओके फाइन। तो हम ए पॉइंट कैसे निकालें, ए पॉइंट कैसे निकालें, बहुत सिंपल सर, इसका स्लोप निकाल लो, ये पॉइंट तो आपको मालूम है 0 0, और पी ए क्या है इस पे परपेंडिकुलर, तो इसका स्लोप निकल जाएगा, ये पॉइंट मालूम है, तो ये तो लाइन इस पॉइंट से भी पास हो रही है, इक्वेशन आ जाएगी, और अपन को एक्स एक्सिस पे चाहिए तो y को 0 पुट कर देंगे तो वो कोऑर्डिनेट निकल जाएगा x का। होप आपको समझ में आ रही है चीजें, बहुत आसान है। जेई में जो है ना मेंटल टफनेस चेक होता है, इंटेलिजेंस चेक नहीं होती है, आपको बस बेसिक आना चाहिए, अच्छे से प्रॉपर कंसेप्ट और सिलेबस कवर्ड होना चाहिए, आप बना लोगे पेपर में, अगर आपके पास पेशेंस है, एंड्योरेंस है और आप फाइट करना जानते हो तो। लेकिन हाँ, क्वेश्चन देख करके नहीं बनेगा, इट्स नॉट लाइक कि आपने क्वेश्चन रीड आउट करा और आपने 2 लाइन लिखा और आपसे आंसर आ गया, बहुत रेयरली होता है ये, मैथ्स में आपको चीजें थोड़ी सॉल्व करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे आप देखोगे तो स्लोप ऑफ पहले ओपी निकाल लो, 60 माइनस 0, 3t स्क्वायर माइनस 0, बिल्कुल मैं बच्चों की तरह सॉल्व कर रहा हूँ सो दैट आपको पूरी बात समझ में आ जाए। 3 2 6 दैट इज 2t/t स्क्वायर, ये कैंसिल, 2/t आ गया। तो स्लोप ऑफ पी ए कितना आ जाएगा, पी ए जो आएगा वो नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ ओपी हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ 2/t दैट इज माइनस t/2 आ जाएगा। अब हम इक्वेशन ऑफ पी ए लिख देते हैं, इक्वेशन ऑफ पी ए वो कैसे बनेगा, y माइनस y1 स्लोप ऑफ पी ए x माइनस x1, y माइनस y1 कितना ले लेते हैं 60, राइट। स्लोप ऑफ पी ए कितना आ गया -2/t, x माइनस x1 कितना आ गया 3t स्क्वायर। अब हमें देखना है a कोऑर्डिनेट, ये जो a कोऑर्डिनेट है अंडरस्टूड है कि उसका y पार्ट क्या होगा 0, y पार्ट 0 होगा, इस y को 0 रख दीजिए, इसमें यहाँ पे पुट y इक्वल टू 0 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपन को a का कोऑर्डिनेट चाहिए, इस लाइन में a जो है वो x एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो हमने 0 कर दिया इसको, ये आ जाएगा -60 माइनस t/2 इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस, और ये कितना आ जाएगा 3/2 t क्यूब आ जाएगा, राइट। यहाँ से x निकल के आ जाएगा, सही है, ये x1 कितना है 3t स्क्वायर, सही है। इसको इस तरफ लेते आओ तो ये कितना आ जाएगा -60 माइनस 3/2 t क्यूब इज इक्वल टू -t/2 इंटू एक्स, ये आ गया।
t कॉमन है और माइनस भी है, तो आप t हटा दो, ये कितना बन जाएगा 6 प्लस 3/2 टी स्क्वायर, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 2 से, है ना, इस तरफ, और आपको मिल जाएगा ये x, सही है। टी कॉमन है, t विल बी कैंसिल्ड आउट, माइनस माइनस टेकन कैंसिल्ड आउट, 2 इधर ले लोगे, ये आ जाएगा, दिस इज 12, 2 से 2 कैंसिल, 3t स्क्वायर इज इक्वल टू x, ये आपका बना x कोऑर्डिनेट। आई होप चीजें क्लियर है आपको। एक बार फिर से देख लेते हैं, y माइनस y1 60 आ गया, स्लोप ऑफ पी माइनस t/2, x माइनस 3t स्क्वायर आ गया, राइट, और ये x को कट कर रहा है तो y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, माइनस 60 माइनस t/2 इंटू एक्स, माइनस माइनस प्लस 3t³/2, सही है, इधर ला करके, तो हमारे पास ये x कोऑर्डिनेट मिल गया। तो ये जो x कोऑर्डिनेट मिला है दोस्तों, दैट इज 12 प्लस 3t स्क्वायर। अब आप इसको बहुत सिंपल बच्चों की तरीके से देखो कि हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसमें हमारे पास यहाँ पे ओरिजिन है, ये पॉइंट हमें दिया हुआ है 3t स्क्वायर कॉमा 60, और ये वाला जो पॉइंट है a, दैट इज 12 प्लस 3t स्क्वायर। इसका सेंट्रॉइड निकालना है, तो सेंट्रॉइड का लोकस बताना है एक्चुअली में, यू हैव टू फाइंड आउट द लोकस। लोकस फिर से क्या होगा, एक इक्वेशंस होगी, ठीक है। तो ऐसे सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द मीडियंस, वेरी सिंपल। तो हम सेंट्रॉइड को कुछ इस टाइप से मान लेते हैं, विच इज g h कमा k। h क्या आएगा आपका, h कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, दिस, आई मीन सिग्मा x बाई 3, और y k क्या मिलेगा, सिग्मा y बाई 3, ये मिलेगा। तो h सिग्मा x कितना आ जाएगा, 0 प्लस 3t स्क्वायर प्लस 12, तो 12 प्लस 3t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, राइट, और y कितना मिलेगा आपको 60, 0 प्लस 60 प्लस 3t स्क्वायर, तो 60 प्लस 3t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, ये मिला। कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो समहाउ आप उस चीज को बना ही लोगे, राइट। तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे चीजें कैसे करना है। तो h कितना आ गया, 3 4 जा, ये 4 आ जाएगा और ये t स्क्वायर बन जाएगा, एंड k वाला पार्ट देख लीजिए, k कितना बन गया, 3 2 जा, दैट इज 2t प्लस और t स्क्वायर, ये आ गया आपका। अब somehow you have to relate h and k both, और आपका इक्वेशन तैयार हो गया है, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूं कि यहां से वैल्यू निकाल करके रख देंगे, आंसर आ जाएगा, 1 सेकेंड, इसमें जो है हमने टी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं ना, टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर कितना बन जाएगा, h माइनस 4 और k माइनस 2t h माइनस 4, राइट, और फिर t कितना आ जाएगा, सबको इस तरफ ले लीजिए, 2 अंडर रूट h माइनस 4, स्क्वायर कर दोगे k माइनस h प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 4 इंटू h माइनस 4, राइट। तो बेसिकली 1 सेकेंड, इसमें तो k स्क्वायर प्लस h स्क्वायर आ जाएगा ना, सर्कल बन जाएगा, बट इसमें x स्क्वायर y स्क्वायर कहीं पे भी नहीं है, कहीं पे जो है ना हम लोगों से कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, y स्क्वायर इक्वल टू 12x, 4a की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 3, 80 स्क्वायर कमा 280, 80 स्क्वायर में, ठीक है, 3t स्क्वायर 60, 3t स्क्वायर 60, हमने इसका स्लोप निकाल लिया, 60 माइनस 0, 3t स्क्वायर माइनस 0, तो 60 बाई 3 टू द 6, t से t कैंसिल, 2 बाई t आ गया, स्लोप ऑफ p है, दिस इज 90 डिग्री। एक बार चेक कर लेते हैं क्रॉस कहाँ पे कैलकुलेशन गड़बड़ हुआ है,
माइनस टी बाई टू एक्स माइनस 3t स्क्वायर और माइनस 60 बिल्कुल सही है। एक्स इंटरसेप्ट निकालना है तो y को 0 पुट करना पड़ेगा, माइनस 60 टी बाई टू एक्स माइनस माइनस प्लस 3/2 टी इंटू टी क्यूब, दैट्स राइट। यहाँ से हमें ये देखना पड़ेगा माइनस 60 माइनस 3/2 टी क्यूब माइनस टी बाई टू एक्स आ गया और ये कितना बन गया, एक टी कॉमन लेंगे। अच्छा एक बार देख लेते हैं, आई मीन के कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, बट क्वेश्चन आसान है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ सारे कंसेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। एक बार कैलकुलेशन आप देखिएगा आपको आ जाएगा। उसने बोला है कि पैराबोला है, पैराबोला हमारे पास दिया हुआ है, हमने एक पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट माना 80 स्क्वायर कमा 280 इस पैराबोला पे होता है। ए हमने कंपेयर करके निकाल लिया 3t स्क्वायर कमा 60, ये हमें पॉइंट मिल गया। हमें बोला गया है कि ओपीए ये 90 बना रहा है, ठीक है। 90 जब बना रहा है तो हमें इस ट्राइंगल से ओपीए से जो ट्राइंगल है उसके सेंट्रॉइड का लोकस बताना है। हमने ओपी का स्लोप निकाल लिया और पीए इस पे 90 डिग्री है तो पीए का स्लोप निकल के आ गया। हमने इक्वेशन ऑफ लाइन बना ली y माइनस y1 पी ए एक्स माइनस x1 से। अब ये किसको कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को, तो वहां पे y0 होगा, y को हमने 0 कर दिया। हमने x की वैल्यू निकाल ली, x आ गया हमारे पास, तो x कोऑर्डिनेट हमें मिल गया ये 12 प्लस 3t स्क्वायर। तो 12 प्लस 3t स्क्वायर जब हमें मिल गया यहाँ पे, तो एक बार हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं सिग्मा x कितना आ जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 3t स्क्वायर। यस यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, यस 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 यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, आई मीन 1 सेकेंड। देखो मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, कंसेप्ट इज इम्पोर्टेंट, कंसेप्ट पे फोकस करना है। कैलकुलेशन आप थोड़ा बहुत उसको कर लोगे। सिग्मा एक्स में 3t स्क्वायर और ये आ जाएगा 12 प्लस 3t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, यस ये बनेगा। यहाँ पे गड़बड़ हुआ था, हमने इसको छोड़ दिया था, मिस हो गया था हमसे, हमें लेना। तो 3t स्क्वायर प्लस 3t 60 स्क्वायर हो जाएगा, तो h आ जाएगा हमारे पास 60, ये आ जाएगा 2t स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर प्लस 4, 2t स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा। ये 2t स्क्वायर प्लस 4 आ गया। एक बार बना ही लेते हैं, बस 2 मिनट लगेगा। देखो आप 1 मिनट के लिए मैं बना देता हूँ। h हमारे पास आ गया, h आ गया 2t स्क्वायर प्लस 4, k हमारे पास आ गया, k हमारे पास आया था, ये सही था 2t, k हमारे पास कितना है 0 प्लस 60, k में भी गड़बड़ी है, सिग्मा y, k क्या हो जाएगा, सिग्मा y बोले तो y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3, ये 0 होता है। y2 कितना आ गया 60 और इसका जो y है ना वो 0 है, डिवाइडेड बाई 3, ये कितना आ जाएगा 2t आ जाएगा सिर्फ। तो k इज इक्वल टू 2t है, यहाँ से t निकाल लो आप, दैट इज k/2 और इसको उठा के इसमें पुट कर दो। हमसे थोड़ा कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया, आंसर गड़बड़ आ रहा था, कोई बात नहीं, बट आपको पूरी बात समझ में आई होगी, उम्मीद है मुझे, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन किया है ना। h को रिप्लेस कर दीजिएगा x से और k को रिप्लेस कर दीजिएगा y से, तो y स्क्वायर बाई 4 प्लस 4 आ जाएगा, ये 2 2 4 हो जाएगा ये। तो फाइनली ये क्या बन जाएगा, y स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो माइनस 2x और ये आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 8, इस तरफ शिफ्ट होगा, इसको मैंने इधर ले लिया तो y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 हो जाएगा। तो y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8, बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो चीज़ें बहुत सिंपल है, कैलकुलेशन थोड़ा गड़बड़ हो गया था बट आप कंसेप्ट समझ गए होंगे। कुछ नहीं करना था, यहाँ पे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लेकर के और यहाँ पे इसका स्लोप निकाल के इसका स्लोप निकाल लिया, फिर इसके इक्वेशंस निकाल करके ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा था, वो वाला कोऑर्डिनेट चाहिए था, हमने y को 0 पुट कर दिया, एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लिया। सेंट्रॉइड क्या होता है, सारे एक्स कोऑर्डिनेट को जोड़ करके 3 से डिवाइड करते हैं, सारे वाई कोऑर्डिनेट को जोड़ के 3 से डिवाइड करते हैं, उसका लोकस निकालना है। तो सेंट्रॉइड को हमने h कमा k लेट कर लिया, तो और h की जगह पे हमने सिग्मा x बाई 3 और y की जगह सिग्मा y बाई 3, फिर फाइनली हमने क्या करा कि t को रिप्लेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ x एंड y, और जो हमारे पास इक्वेशंस बनी दैट इज द लोकस। होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लेट वन एंड ऑफ द फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला b y square is equal to 16x b 16, 16 if p alpha beta divides this focal chord internally in the ratio 5:10 then the minimum value of alpha plus beta is equal to, फिर से वही है, अपन को क्या करना है ना, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे अप्लाई करते चले जाओ पेशेंसफुली। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बट यू मस्ट नो चीजें करना क्या है, ये बहुत जरूरी है। मैं फिर से कह रहा हूँ, जेईई मेंस इज नॉट द एग्जाम ऑफ इंटेलिजेंस, इट इज द एग्जाम ऑफ मेंटल टफनेस।
अगर आपका सिलेबस कवर्ड है, प्रॉपर तरीके से आपने पढ़ा है, तो आप अच्छे से कर जाओगे पेपर। बट आपको करना पड़ेगा, यस, स्पीड होना चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। तो y इज इक्वल टू फिर से y का स्क्वायर x के बाद सिमेट्री होगा, ले लेते हैं, ले लिया। जो चीज मालूम है उसको मार्क कर दो, ये वर्टेक्स होता है और एक पॉइंट है अल्फा कमा बीटा, एक फोकल कॉर्ड है। फोकल कॉर्ड क्या कहते हैं? व्हाट इज द फोकल कॉर्ड? फोकल कॉर्ड एक ऐसा लाइन होता है जो फोकस से पास होता है और उसके एंड पॉइंट पैराबोला पे लाई करते हैं। तो सपोज मान लेते हैं ये P हो गया, जो आपको दे दिया गया है 16, ये तो प्रॉपर्टी से बन जाएगा, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। ये कितना आ जाएगा? y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, इसको y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से कंपेयर कर दीजिए। ये कितना आ जाएगा? 4, फोकस कितना आ गया? 4,0। ये कोऑर्डिनेट कितना आएगा? आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बताता हूँ। आपने पढ़ा होगा कि एक प्रॉपर्टीज होती है कि अगर ये पैराबोला है और ये फोकल कॉर्ड है और ये P है आपका AT1 स्क्वायर 2AT1 और ये Q है आपका AT2 स्क्वायर 2AT2, ये और ये फोकल कॉर्ड है, फोकस से पास होना जरूरी है। तो यहाँ पे T1 और T2 का जो प्रोडक्ट होता है ना, दैट इज -1। इसका मतलब T2 कैन बी रिटन एज -1 अपॉन T1, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे अगर मैं इसको मान लेता हूँ, सपोज मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं AT स्क्वायर 2AT, राइट, यही बनेगा y इक्वल टू 4x में AT स्क्वायर 2AT। तो AT स्क्वायर से यहाँ से a कितना आ जाएगा? 4। तो ये कोऑर्डिनेट कितना आ गया? तो 16 इज इक्वल टू AT स्क्वायर, a कितना लाए? 4, 4 4 जा 16, t स्क्वायर आ गया 4, t की वैल्यू आ गई +-2, +-2 आ गए, राइट। हम एक वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पे, +2 ले लेते हैं सिर्फ, t अगर हम +2 ले लेते हैं अगर यहाँ पे, तो खुद बताइए ये पॉइंट आपका क्या होना चाहिए? अगर ये AT स्क्वायर 2AT है तो ये इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा? T1 T2 इज इक्वल टू -2। इसको आप लिख सकते हो QA, T2 की जगह पे -1/T1, तो 1/T1 का स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा -2A/T1। यू कैन राइट इट। T2 की जगह पे आपको -1/T1 रखना है, राइट। तो आपको यहाँ पे A मालूम है और आपको T मालूम हो गया, तो ये कितना आ जाएगा? उसके अकॉर्डिंग A/T1 स्क्वायर कॉमा -2A/T1। A कितना निकाला आपने? 4। A कितना निकाला? 4 रख दीजिए। और T1 आपके पास कितना आया हुआ है? आई मीन T कितना आया हुआ है? 2 का स्क्वायर 4। फिर यहाँ पे आपके पास कितना है? A4 -8 और T1 कितना है? 2। ये कितना आ जाएगा? 1,-4। दिस इज द Q, 1,-4 आ गया। जो फोकल कॉर्ड है जिसका एक एंड आपको मालूम है तो दूसरा एंड आपका ये होगा, 2 एंड पता चल गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि अल्फा बीटा कोई पॉइंट है फोकल कॉर्ड पे जो कि इंटरनली डिवाइड कर रहा है 5:2 में, ठीक है। अच्छा, उसने P दे दिया है, कोई बात नहीं है, हमने P इसको ले लिया, Q इसको ले लिया, हम इसको मान लेते हैं M, इट्स ओके, हम P को M मान लेते हैं। तो यहाँ पे किस डिवाइड्स P डिवाइड्स द फोकल कॉर्ड इंटरनली इन द रेशियो ऑफ 5:2, ठीक है। यहाँ मान लेते हैं कहीं पे कि यहाँ मान लेते हैं M एज अ अल्फा कमा बीटा 5:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो 5 सेक्शन फार्मूला लगा देते हैं, सेक्शन फार्मूला लगाते हैं। देखो तो यहाँ पे अल्फा क्या आएगा? व्हाट विल बी द अल्फा? सेक्शन फार्मूला 5 × 1 5, 5 × 1 5, 2 × 16 32 डिवाइडेड बाय 5 + 2 7 which is 37/7, ये आ गया। एंड व्हाट विल बी द बीटा? फिर से सेक्शन फार्मूला, तो बीटा क्या आ जाएगा? 5 × -4 which is -20 प्लस 2 × 16 32 डिवाइडेड बाय 7, ये कितना आएगा? 2/7, ये आ गया। तो अल्फा तो यही निकल गया, मिनिमम का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे, सीधे सीधे अल्फा प्लस बीटा पूछना चाहिए था, क्योंकि मिनिमम मैक्सिमम में अक्सर ऐसा चीजें हमारे दिमाग में आती है, कहीं ना कहीं ये कुछ और चीजों से रिलेट होती है, मैक्सिमम मिनिमम एम जीएम काइंड ऑफ थिंग, या फिर कुछ और चीजें होती हैं, आप उसमें दिमाग लगाते हो, कहीं ना कहीं मैक्सिमाइज मिनिमाइज करने की चीजें सोचते हो। यहाँ पे सीधा सीधा अपन को अल्फा निकल के आ गया विच इज 37/7
और बीटा निकल गया गया 12/7 और अपन को दोनों का क्या पूछा गया सम, तो देख लेते हैं ऐड करके कितना मिला हमें 37। अच्छा दोनों का डिनोमिनेटर सेम है और ये आ जाएगा 12। 37/7 12/7 ये कितना आ गया 7 + 2 9 3 + 1 4 डिवाइडेड बाय दिस, ये 7 आ जाएगा, 7 होना चाहिए, 7 इज द आंसर। तो मिनिमाइज करने का कोई मतलब नहीं है, सीधे सीधे उनको अल्फा प्लस बीटा पूछना चाहिए। तो होप यू अंडरस्टूड, चीजें बहुत अच्छे से समझाया मैं आपको। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगले सवाल आपको क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है let O be the vertex of the parabola x square is equal to 4y, q be any point on it, okay parabola पे फिर से पैरामीट्रिक की जरूरत पड़ सकती है। let the locus of the point P which divides the segment OQ internally in the ratio 2:3 be a conic। okay देखो एक समझना बात, यहाँ पे पैराबोला ये है, ठीक है, Q कोई पॉइंट है इस पे, Q कोई पॉइंट है इस पे, और P जो है ना लोकस ऑफ द पॉइंट P जो है, जो कि डिवाइड कर रहा है OQ को इंटरनली किस रेशियो में 2:3 में, वो खुद ही एक कोनिक है। मतलब जो पॉइंट P है ना जो कि डिवाइड कर रहा है OQ को इंटरनली किस रेशियो में 2:3 में, वो खुद ही एक कोनिक है। मतलब इधर एलिप्स हाइपरबोला पैराबोला बनेगा, इस सब टाइप की चीजें बनेंगी, जो कि उसमें बोला गया है देन द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड व्हिच बाइसेक्टेड एट द पॉइंट, मिड पॉइंट फॉर्म लगाना है इसमें, मिड पॉइंट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ मिड पॉइंट फॉर्म लगाना है कॉर्ड का पहले, लेकिन कोनिक का निकालना पड़ेगा इक्वेशन, पहले लोकस निकालनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, आई मीन कंसेप्चुअल है, इट विल टेक टाइम 3 से 4 मिनट, उससे ज्यादा भी लग सकता है आपको करने में, बट देखते हैं। मैं आपको थोड़ी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करना है। एक्स का स्क्वायर है तो ये सिमेट्री किसके होगा, वाई के। दोस्तों हमने वाई के अबाउट सिमेट्री बना दिया, दिस इज द ओरिजिन, आई मीन वर्टेक्स। क्यू भी एनी पॉइंट ऑन इट, ले लेते हैं क्यू कोई पॉइंट, क्या बोलते हो, क्यू कोई पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ ले लें, चलो। अच्छा ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, तो इसका पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट क्या बनता है 8 स्क्वायर कमा 280, इसका बनेगा 280 कमा 80 स्क्वायर, 280 कमा 80 स्क्वायर, राइट। आप इसको सेटिस्फाई भी करा सकते हो यहाँ पे 4a स्क्वायर टी स्क्वायर, हाँ सही है, 280 कमा 80 स्क्वायर, 80 स्क्वायर कमा 280 था ना, 1 सेकेंड, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, हाँ ठीक है, इसमें सेटिस्फाई करेगा ये। अब हम इससे कंपेयर कर लेते हैं, देख लेना प्लीज, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, हम इसको एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay से कंपेयर करते हैं। a की वैल्यू कितनी मिली 1, राइट, a की वैल्यू 1 आ गई, तो a की वैल्यू 1 से ये कितना बनेगा 2t कमा टी स्क्वायर, ये कोऑर्डिनेट मिल गया। अब OQ बोल रहा है, OQ जैसे जैसे बोल रहा है ना वैसे कर दो चुपचाप, OQ OQ को P डिवाइड कर रहा है, P कहीं उसके बीच में होगा कहीं पे, किस रेशियो में 2:3 में, OQ 2:3 के रेशियो में, यहाँ पे है आपका P, O से क्यों बोल रहा है, क्यों वो नहीं बोला है, तो 2:3 में डिवाइड कर रहा है, 2 बोले तो ये होगा और 3 बोले तो ये होगा, उसका लोकस, तो इसको हम क्या मान लें h कमा k, राइट, उसका लोकस चाहिए। तो बहुत सिंपल, फिर से सेक्शन फॉर्मूला लगा देते हैं, h कितना आ जाएगा यहाँ पे, h बताओ, सेक्शन फॉर्मूला क्या हो जाएगा 3 इंटू, नीचे तो 5 ही बनेगा ना, 3 + 2 नीचे तो 5 बनेगा, 3 × 0 2 × 2 40, देखते जाना, 3 × 0 2 × 2 40, h आ गया ये, k कितना आ जाएगा, k आ जाएगा आपका 3 × 0, नीचे में तो 5 ही आएगा, 3 + 2 उसको हटा दो करके 0, और ये आ जाएगा 2t स्क्वायर, ये आ गया दोस्तों h और k। फिर से t हमने लेट करा है, उसको एलिमिनेट करना होगा, फाइनली जो चीज लेट करते हैं एलिमिनेट करते हैं, तो हमें यहाँ से क्या मिल गया, t मिल गया, दैट इज 5h/4, और t को उठा के यहाँ पे रख दो, तो कंप्लीट इक्वेशन जो है आपको h के में मिल जाएगी, 2/5, t की वैल्यू कितनी आ गई 5h/4 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 2/5 दैट इज 25/16 इंटू h स्क्वायर, 5 5 10, ये आ जाएगा k इज इक्वल टू 10/16 h स्क्वायर, राइट। तो ये कितना मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा 16k इज इक्वल टू 10h स्क्वायर, और आप फिर से k को रिप्लेस कर दो किससे, y से, और h को रिप्लेस कर दो x से, तो 16y इज इक्वल टू 10x स्क्वायर, ये आया आपका। देखो ये कोनिक है कि नहीं, क्या ये कोनिक है, यस दिस इज अ पैराबोला। तो उसने बोला ये जो कोनिक है, ये जो कोनिक है, ठीक है, उसमें इक्वेशन बतानी है कॉर्ड की, जो कि कॉर्ड बाइसेक्ट हो रहा है इस पे, तो इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड
इन द मिड पॉइंट फॉर्म, डायरेक्ट निकल जाएगा यहाँ पे। तो मैं आपको थोड़ा रिकॉल करा दूं, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड इन द मिड पॉइंट फॉर्म, इन द मिड पॉइंट फॉर्म क्या होता है आपका, t इज इक्वल टू S1 होता है, t इज इक्वल टू S1। t कैसे लिखते हैं, देखो कैसे लिखते हैं t, इससे जो t लिखा जाएगा समझना कैसे लिखते हैं, 10x स्क्वायर को लिख देते हैं x x1 माइनस 16 y को लिख देते हैं y प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज योर t, ये आ जाएगा 8। तो इसका मतलब t कितना आ गया, 10x x1 माइनस 8 इंटू y प्लस y1, एंड व्हाट विल बी द s1, s1 का मतलब हो गया उसमें सिर्फ पॉइंट को उठा के रख दीजिए, दैट इज 10x1 स्क्वायर माइनस 16y1, ये बन जाएगा आपका। अब इसमें पॉइंट रख दीजिए, x1 की जगह आपको 1 रख देना है, दैट इज 10x, और y1 की जगह पे आपको 2 रख देना है, फिर से x1 की जगह पे 1 10 आ जाएगा, y1 की जगह पे 2 रख देना है, विच इज 32 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे जो भी आपको आएगा इक्वेशन, दैट विल बी द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। उम्मीद है दोस्तों आपको पूरी बात समझ में आई है, मैंने हर चीज एक्सप्लेन करा है, अगर आप इसको ठीक से समझोगे तो मैंने हर चीज एक्सप्लेन करा है, चीजें टफ नहीं है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, दिस इज नॉट द एग्जाम ऑफ इंटेलिजेंस, कोई इंटेलिजेंस नहीं चाहिए, आपका सिलेबस ठीक से करा हुआ है, आपने ठीक से रिवाइज करा है चीज़ों को, तो आप कर जाओगे, आराम से कर जाओगे। ये -22 माइनस -16 सही है ना, ये आ जाएगा 10x माइनस 8y, इसको उधर लेकर के जाइए तो -22 माइनस 16 कितना आ जाएगा, +16 माइनस 6 बचेगा, और क्या कॉमन आ रहा है 2, तो ये आ जाएगा 5x माइनस 4y, इधर आ जाएगा +3 इज इक्वल टू 0। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 5x माइनस 4y +3 इज इक्वल टू 0। ये फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि पहले आपसे लोकस निकलवाया है, लोकस एक कोनिक है, फिर कोनिक में आपको इक्वेशन ऑफ कॉर्ड इन द मिड पॉइंट फॉर्म लगाना है। होप यू अंडरस्टूड। चलते हैं अगले सवाल पे। तो मैं एक कोऑर्डिनेट का सीरीज लेकर के आया हूँ आपके पास, देन वेक्टर सीरीज इन अलजेब्रा, ऐसे करके मैं सारे बना दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है, लेट एस एंड एस डैश बी द फोकाई ऑफ द एलिप्स दिस, पहले फोकाई निकाल लेते हैं, उसमें फोकाई का बात कर दिया, फोकाई निकाल लेंगे। अल्फा बीटा बी अ पॉइंट ऑन द एलिप्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा और बीटा दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, हर बात का आपको थोड़ा सा दिमाग रखना है कैसे चीजें चल रही हैं। इफ एस पी ए स्क्वायर, एक मिनट, पी कहाँ था, पी अल्फा बीटा एलिप्स पे है, ठीक है, एस पी ए स्क्वायर प्लस एस डैश पी ए स्क्वायर माइनस एस पी इंटू एस डैश पी इज इक्वल टू 37, देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है। ये कहीं ना कहीं अपन का शायद मुझे लगता है प्रॉपर्टीज कहीं ना कहीं यूज होगा, देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले जो काम है ना, जो बेसिक काम है जो आपके हाथ में, फटाफट उसको करके हटाओ, देखते हैं कैसे। एक्स स्क्वायर बाई 25 वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1। मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं यहाँ पे, ए स्क्वायर आपका 25 है, बी स्क्वायर आपका 9 है, ए ग्रेटर देन बी है, तो आपका हॉरिजॉन्टल एलिप्स बनेगा। थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, कैसा एलिप्स बनेगा, हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल एलिप्स बनेगा तो एक्सेंट्रिसिटी क्या होती है, 1 माइनस माइनर अपॉन मेजर का होल स्क्वायर, तो माइनर यहाँ पे ऑब्वियसली 9, और ये कितना आ जाएगा 25, तो 25 माइनस 9 विच इज 16/25 विच इज 4/5 आ जाएगा एक्सेंट्रिसिटी। और फोकस क्या आ जाएगा, अगर ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है तो फोकस विल बी प्लस माइनस ए ई कमा 0, राइट ना। अब हमारे पास ए कितना है दोस्तों, ए हमारे पास है ए स्क्वायर 25 है, तो ए ऑब्वियसली 5 होगा। ई हमारे पास कितना है 4/5 कमा 0, 5 से 5 विल बी कैंसिल्ड आउट, दैट विल बी प्लस माइनस 4 कमा 0। आपको फोकस मिल गया है। अब इसमें फोकस को क्या बोला है, फोकस को बोला है एस, एस है एक आपका 4 कमा 0 और एस डैश है माइनस 4 कमा 0, ये क्वेश्चन कह रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, अल्फा बीटा बी अ पॉइंट ऑन द एलिप्स, अल्फा बीटा एलिप्स पे कोई पॉइंट है, एस पी स्क्वायर और इस तरीके से, तो एक एलिप्स थोड़ा देख लेते हैं रफली बना करके क्या कह रहा है, एलिप्स कैसा है, जरा उसकी शक्ल बना लेते हैं, एक अच्छा खासा हमें आइडिया हो जाएगा यहाँ से। एलिप्स दोस्तों ऐसा कुछ है, और यहाँ पे कोई पॉइंट है एलिप्स का P, और यहाँ पे आपका ले लीजिए एस डैश, ये S है, तो पी एस प्लस पी एस डैश, ये कंडीशन दिया हुआ है आपको। अच्छा, आपको एक चीज मालूम होगा जो कि एलिप्स और हाइपरबोला के डेफिनेशन में यूज होता है कि कोई भी पॉइंट अगर आपका एलिप्स पे लाई कर रहा है तो उसका डिस्टेंस फोकस से, सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम देयर फोकाई इज इक्वल टू लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के बराबर होता है,
लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के बराबर होता है ये पी एस डैश। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस किसके बराबर होगा? अब यहाँ पे मेजर एक्सिस कौन होगा? हॉरिजॉन्टल एलिप्स है तो मेजर एक्सिस ऑब्वियसली कौन सा होगा? एक्स एक्सिस होगा। और एक्स एक्सिस पे जो लेंथ आती है उसकी वो किसके बराबर आती है? 2a के बराबर आती है। a कितना है? 5, तो 2a विल बी व्हाट? 10। मतलब sp प्लस sp डैश अगर मैं कह दूं, सॉरी sp और s डैश p की वैल्यू बोलूं, दैट विल बी द 10। आपको एक आइडिया मिल गया यहाँ पे, कहीं ना कहीं हम इससे रिलेट करेंगे इसको अभी, ठीक है। ओके, तो इसकी वैल्यू फिर अल्फा बीटा कौन है? एक पॉइंट है एलिप्स पे। ओके फाइन, देखते हैं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा क्या। चलो देखो, अच्छा एक काम कर सकते हैं क्या हम, वो ये कि हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? आई मीन ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज व्हाट? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरफ लेते आओ, माइनस 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं एस पी स्क्वायर प्लस एस डैश पी के स्क्वायर को। देखना, एस पी स्क्वायर प्लस एस डैश पी के स्क्वायर को लिख सकते हैं क्या? एस पी एस डैश पी का होल स्क्वायर, राइट। और वहां से क्या बनेगा? एक माइनस 2ab भी आएगा, तो माइनस 2ab का मतलब माइनस 2 इधर हो गया और एक ये वाला हो गया, तो 3 टाइम्स बन जाएगा एस पी इंटू एस डैश पी विच इज इक्वल टू 37। इसकी वैल्यू हमें मालूम है 10, 10 का स्क्वायर कीजिएगा ये कितना आ जाएगा? 100 माइनस 3 एस पी इंटू एस डैश पी विच इज इक्वल टू 37, राइट। तो इस तरफ लेते आइए इसको, 100 माइनस 37, ये उधर चला जाएगा 3 एस पी इंटू एस डैश पी। तो एस पी इंटू एस डैश पी का वैल्यू कितना मिलेगा? 100 माइनस 10 माइनस 3, सॉरी 10 माइनस 7, 3 और 9 माइनस 6, 63/3 जो कि 21 आ जाएगा। मतलब एस पी एस डैश पी आपको 21 मिल गया, 21 ये आपको मिल गया। क्या चीज? इसकी वैल्यू आपको पता चल गई, इसकी वैल्यू आई कितनी। हमें निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इट्स फाइन, अब निकल जाएगा। क्वेश्चन में कुछ जान नहीं बचा, क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। देखिए कैसे, जरा गौर से देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। एस पी क्या होगा? एस क्या है? 4,0, पी क्या है? अल्फा बीटा। तो इसके बीच का डिस्टेंस बताइए, इनफैक्ट स्क्वायर कर लेते हैं। तो अल्फा बीटा और 4,0 के बीच का स्क्वायर, अल्फा माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फिर एस डैश पी का स्क्वायर बताइए, फिर से अल्फा माइनस ऑफ माइनस 4, तो अल्फा प्लस 4 का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये बना। यस और नो? अब इन दोनों को ऐड अप करोगे, अगर आप इन दोनों को ऐड अप करोगे तो इसमें क्या मिलेगा? अल्फा स्क्वायर यहाँ से भी, अल्फा स्क्वायर यहाँ से भी, 2 अल्फा स्क्वायर हो गया, बीटा स्क्वायर यहाँ से भी, बीटा स्क्वायर यहाँ से भी, 2 बीटा स्क्वायर हो गया। और इसका माइनस 2ab, इसका प्लस 2ab विल बी कैंसल्ड आउट और 16 16 32 हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये चीज़ आपको क्लियर होगा। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। एलिप्स दिया हुआ था तो हमने देख लिया हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, फोकस ए आ गया, एक्सेंट्रिसिटी निकाल दिया, फोकस निकल के आ गई, एस डैश क्वेश्चन ने नाम दिया है, और पी एक पॉइंट है अल्फा बीटा। अल्फा बीटा से हमने डिस्टेंस यहाँ पे निकाल लिया, किसका? उसके फोकस का। उसके बाद हमने एक डेफिनेशन यूज किया एलिप्स में कि अगर कोई भी पॉइंट एलिप्स पे लाई करता है उसके दो फोकस से जो डिस्टेंस का सम होता है वो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होते हैं। मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है, यहाँ पे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 10 हो जाएगा। एस पी एस डैश पी का सम हमें मालूम पड़ गया, तो सम हमने ये वाला पार्ट एस पी इंटू एस डैश पी निकाल लिया, जो कि हमारे पास 21 निकल के आ गया, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास निकल के आ चुके हैं। हम फाइनली उसको फीड करेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया, राइट। मैं इसी को इरेज करके यहाँ पे कर दे रहा हूँ इस चीज को, देखिए। अब उसको ऐड कीजिए, माइनस एस पी एस डैश पी हमारे पास कितना मिला? 21 रख दो, अब दिमाग मत लगाओ, 37 उसको उधर लेके चले जाओ। एस पी का स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ोगे समझ में आ गया था, अल्फा स्क्वायर दोनों से मिला, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिल गया। और यहाँ से इसका माइनस 2ab और प्लस 2ab विल बी कैंसल्ड आउट, और यहाँ से इसका 16 और 16 कितना मिल गया? 32 इज इक्वल टू 37 प्लस 21, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इधर लेकर के जाओ 37 माइनस 32 5 21, ये कितना आ जाएगा? 26, और 2 से डिवाइड कर दोगे
ये आ जाएगा 13, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो आ जाएगा आई थिंक 13 आना चाहिए। उम्मीद है समझ में आ गया। ये भी ठीक क्वेश्चन है, जेईई के अकॉर्डिंग अच्छे क्वेश्चन है ये। अच्छा मतलब है कि आपको करना पड़ेगा तभी आंसर आएंगे, देख करके नहीं मिलेगा आंसर। आते हैं अगले सवाल पे। इफ द लाइन दिस touches the ellipse this at the point P in the first quadrant, then one of the focal distances of P is focal distances of P is ठीक है। पहले ellipse को ना अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/3 वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/4 इज इक्वल टू 1। यहाँ से दो चीजें पता चल गया, ए स्क्वायर आ गया 1/3, बी स्क्वायर आ गया 1/4। फोकल डिस्टेंस की बात की है तो फोकस दोस्त चाहिए, फोकस आपको फोकस चाहिए होगा, तो एक्सेंट्रिसिटी तो निकाल लो। अच्छा ए बड़ा या बी, ऑब्वियसली ए ग्रेटर देन बी है क्योंकि यहाँ पे 1/3 है 1/4 है ये, तो इसका मतलब 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर लगेगा। 1 माइनस बी स्क्वायर इज 1/4 और ए स्क्वायर इज 1/3, तो ये 3/4 हो जाएगा। 4 माइनस 3 1/2 आ जाएगा एक्सेंट्रिसिटी, ये आ जाएगा। दिस इज योर एक्सेंट्रिसिटी। अब ये लाइन इसको टच कर रहा है, जरा इसमें अल्फा निकालने के लिए बोला गया है। अल्फा एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू √7, दिस इज टचेस द लाइन। तो लाइन अगर कोई लाइन सपोज मान लो y इक्वल टू mx प्लस c, अगर आपका एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इसको टच कर रहा है, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होता है? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का मतलब ये लाइन उसको कब टच करेगा? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी जो होती है आपकी, उम्मीद है कि अगर आपने प्रिपरेशन करी है तो ये सब चीजें तो मालूम होनी चाहिए। सी स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा सर्कल की क्या बन जाती है? सर्कल के इसमें ए और बी दोनों बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे ए और बी दोनों बराबर हो जाएगा और वही क्या कहला जाता है? ए और बी इक्वल होने के बाद रेडियस, राइट। तो यहाँ पे अगर आप सी देखोगे तो उसको कन्वर्ट कर लो इसको और ये क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस अल्फा बाई 4 इंटू एक्स √7/4। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इस फॉर्म में। तो यहाँ से m क्या आ गया ये, और c क्या आ गया ये। c के स्क्वायर की जगह रख दो, ये आ जाएगा 7/16। a स्क्वायर कितना आ जाएगा 1/3। m स्क्वायर कितना आ गया आपका, m आ जाएगा इससे माइनस अल्फा बाई 4 आ जाएगा, y इक्वल टू mx प्लस c, तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बाई 16। b स्क्वायर कितना आएगा 1/4। सॉल्व कर लीजिए एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा, राइट। इसको इधर ले लें तो 7/16 माइनस 1/4 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन 48। क्लियर? तो ये कितना बनेगा 7 माइनस 1, एक मिनट, ये 16 आ जाएगा, 7 4 अल्फा स्क्वायर 48 3/16 अल्फा स्क्वायर बाई 48 9। अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 9, अल्फा की वैल्यू आ गई +-3। दो वैल्यू आ गई अल्फा की +-3, अल्फा आ गया। अच्छा उसने अल्फा की वैल्यू 2 बोली है, तो दो वैल्यू पॉसिबल है क्या देखना पड़ेगा, हर चीज पे आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। फिर से मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन जेईई का है, बहुत प्रिकॉशन लेके सॉल्व करना होगा। तो अल्फा की वैल्यू +-3 है। एक चीज है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर आप ठीक से देखोगे ना तो आपको आइडिया पता चलेगा। अगर आप एलिप्स बनाते हो जो कि सर्कल लग रहा है, ये एलिप्स मान के चलो, तो एलिप्स के फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई सा भी आप टेंजेंट बनाओगे, कोई सा भी टेंजेंट बनाओगे ना, उसका स्लोप कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। क्योंकि जो एंगल है एक्स एक्सिस के साथ कोई सा भी टेंजेंट बनाओगे वो 90 से बड़ा होगा, स्लोप नेगेटिव आएगा। तो स्लोप हमारे पास यहाँ पे क्या है, ठीक से देखिए, स्लोप क्या है हमारे पास -α/4 है। और ये नेगेटिव कब होगा, ये चीज नेगेटिव कब होगी, जब अल्फा पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू 3 लोगे, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखनी पड़ेगी चीजें। या तो m <0 करके लिखोगे तो अपने आप आपको चीजें समझ में आएगी, अल्फा आपका 3 आएगा, अल्फा -3 नहीं आएगा। इसलिए जो आपकी लाइन बन करके आ गई वो लाइन क्या बन करके आ गई, y इक्वल टू वहीं पे रख दो डायरेक्ट, जो आपके पास अल्फा x प्लस 4y है तो ये बन जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू √7। और √7 से क्या कर दो डिवाइड, तो ये आ जाएगा 3/√7 4/√7 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1। मैं इसको क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कंपेयर करना पड़ेगा पॉइंट निकालने के लिए। पॉइंट निकालने के लिए आपको कंपेयर करना पड़ेगा क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट निकाल करके। उम्मीद है यहाँ तक चीजें क्लियर है। मैं थोड़ा इरेज कर रहा हूँ और देखना आप कि
ये देखें, यहाँ देखिएगा ये अपन का एलिप्स है, ये कोई पॉइंट है, तो यहाँ पे P पॉइंट पे वो टच कर रहा है उसको, अगर x1 कमा y1 कह दोगे तो ये जो टैंजेंट है उसकी इक्वेशन तो ये दी हुई है, बट इस ये P पॉइंट अगर एलिप्स पे लाई कर रहा है तो एलिप्स पे टैंजेंट की इक्वेशन क्या बनेगी? तो याद है आपको एक चीज मालूम होनी चाहिए, एंड दैट इज व्हाट, कि आप इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर को x(x1) और y स्क्वायर को y(y1) इज इक्वल टू 1, ये लिख सकते हो। आई मीन इसका जो इक्वेशन है ना, अगर ये पॉइंट लाई कर रहा है कोनिक पे तो आप एक्स स्क्वायर को x(x1), y स्क्वायर को y(y1), x को x प्लस x1/2, y को y प्लस y1/2 इससे रिप्लेस करके, इनफैक्ट एक्स वाई को सबको मालूम होगा आपको उससे। अब ये जो इक्वेशन है टेंजेंट की वो ये है और वो सेम इक्वेशन ये है, दोनों को कंपेयर करोगे यहाँ पे आपको x1 y1 निकल के आ जाएगा जो कि पॉइंट P होगा। P का फिर फोकस से डिस्टेंस निकाल लोगे, आपको आंसर आ जाएगा। उम्मीद है चीजें आपको समझ में आ गई हैं, मैं कर दे रहा हूँ, देख लो आप फिर भी, हो सकता है कि आपको कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हो रहा हो या कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाए। मिट जा मेरे भाई, क्यों दिमाग खराब कर रहा है। तो चलिए देखते हैं जरा, यहाँ पे देखना, इसको कंपेयर कर रहा हूँ मैं, x का कोएफिशिएंट ये है, x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 3x1 है, और y का कोएफिशिएंट क्या है, क्या मिल गया P पॉइंट। अरे यार ये तो बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आ गया, मैं दोनों सेम आ गया। इसका फोकस से डिस्टेंस निकालना है, वन ऑफ द फोकल डिस्टेंस। फोकस हमारे पास क्या मिला था, फोकस हमारे पास मिला था, फोकस हमने शायद नहीं निकाला है, कोई बात नहीं है, हम निकाल लेते हैं। ए कमा 0, ए कितना है हमारा, ए कितना था 1/√3, ये 1/3 था ए, तो 1/2√3 हो जाएगा ए प्लस माइनस ये आ जाएगा। इससे डिस्टेंस निकालना पड़ेगा आपको, फिर चेक करना पड़ेगा कौन सा डिस्टेंस बराबर है। लेकिन पता है इससे अगर आप करोगे ना डिस्टेंस निकाल करके, इस पॉइंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे, बहुत लेंदे चला जाएगा और शायद हो सकता है आप आंसर तक भी ना पहुंच पाओ। तो एक यहाँ पे एक चीज़ का आप ये उठाओ, आई मीन फोकल डिस्टेंस का एक रिजल्ट है, आप चाहो तो ध्यान रख सको, फटाफट हो जाएगा। फोकल डिस्टेंस जो आता है किसी भी पॉइंट का, वो हमेशा याद रखिएगा ए ई प्लस माइनस फोकस, एक मिनट, ये आता है यहाँ पे लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, आई मीन ए प्लस माइनस ई x1 आता है, प्लस माइनस ई x1 आएगा, ये रिजल्ट होता है। ए कितना है आपका, ए हमारा था ए स्क्वायर कितना था, तो ए कितना आ जाएगा 1/√3, 1/√3 आ गया, प्लस माइनस ई कितना निकाला हमने 1/2, x1 कितना निकाला हमने 1/√7, 1/√7 यहीं से मैच करा लो आप, जो भी है 1/√3 प्लस 1/2√7 माइनस 1/√3 माइनस √7 है इसमें, नहीं है, यही है, यही ऑप्शन करेक्ट है। तो ये दोनों डिस्टेंस पॉसिबल है, 1/√3 प्लस 1/2√7, 1/3, 1/√3 माइनस 1/2। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। फोकल डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस प्लस माइनस ई मॉड ऑफ x1 कहलाता है। ये x1 क्या है, कोई कोऑर्डिनेट है, तो x1 यहाँ पे कोऑर्डिनेट आपने निकाल लिया था, दैट वाज व्हाट 1/√7। अगर यही आपका वर्टिकल एलिप्स होता तो वहाँ पे b आ जाता प्लस माइनस ई, यहाँ पे y1 आ जाता, ठीक है। एक्सेंट्रिसिटी फिर उसी के अकॉर्डिंग निकालते हैं, वर्टिकल एलिप्स के अकॉर्डिंग। होप यू अंडरस्टूड क्वेश्चन, ठीक है ये भी। उसके बाद लेट द फोकाई ऑफ द हाइपरबोला कोइंसाइड विद द फोकाई ऑफ द एलिप्स दिस, इफ द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला इज 5 देन द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम विल बी। ये तो आसान क्वेश्चन है, मान जाना चाहिए। फोकस जो हाइपरबोला का है वो फोकस ऑफ द एलिप्स के साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो इसका निकाल ही लो क्या चीज, फोकस इसके बराबर कर देना, एक्सेंट्रिसिटी दोनों की डिफरेंट होगी और हाइपरबोला का एक्सेंट्रिसिटी ऑलरेडी दिया हुआ है, एंड द लेंथ ऑफ इट्स लेटेस्ट रेक्टम विल बी। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्या होती है, LR की जो लेंथ होगी यहाँ पे, आई मीन यहाँ पे देख लो x² बाई ए बी से बड़ा है,
तो 2b² होता है। दिस इज द लेंथ ऑफ LR। ओके, देख लेते हैं यहाँ से। ये हमारे पास एलिप्स दिया हुआ है, a² आ गया 36, b² आ गया 16। जरा निकाल लेते हैं एक्सेंट्रिसिटी। 1 - 16/36, ये आ जाएगा 36 - 16/36, ये कितना आ जाएगा √20/36, ये आ जाएगा आपका 2√5/6, ठीक है, √5/3 आ जाएगा एक्सेंट्रिसिटी। तो फोकल लेंथ कितना आ जाएगा ± AE, 0। ए कितना है इसका 6, और ये आ जाएगा √5/3, 0। 3 × 2 = 6। फोकस कितना आ जाएगा ± 2√5, 0, ये आ गया फोकस। ये फोकस किसका है, एलिप्स का है। अब ये फोकस ऑफ द हाइपरबोला से कोइंसाइड कर रहा है, फोकस ऑफ द हाइपरबोला से ये कोइंसाइड कर रहा है। एक मिनट, हाँ कोइंसाइड कर रहा है। एक्सेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला आपको दी हुई है, ओके फाइन। एक्सेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला क्या होता है, सपोज मान लीजिए ये अपन लेके चलते हैं हाइपरबोला, इसकी एक्सेंट्रिसिटी क्या बनेगी 1 + b²/a²। उसकी एक्सेंट्रिसिटी दी हुई है 5, तो 1 + b²/a²। 1 सेकेंड, इसका जो फोकस है, इसका फोकस कितना आएगा यहाँ पे, इसका फोकस आएगा ± a' कर लो इसको, a' b', तो a' e', e', 0, e' फॉर हाइपरबोला का एक्सेंट्रिसिटी। तो ये दोनों बराबर होना चाहिए, मतलब ये और ये, क्योंकि दोनों क्या कर रहे हैं कोइंसाइड। तो a' e' = 2√5। एक्सेंट्रिसिटी दी हुई है किसकी, किसकी एक्सेंट्रिसिटी दी हुई है, हाइपरबोला की। तो यहाँ पे a' कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2√5/5, ठीक है। तो √5 से ये आ जाएगा 2/√5, ये बन जाएगा a', ठीक है। और हमारे पास जब a' आ गया तो a' का ही स्क्वायर है यहाँ पे, b' भी आ जाएगा, इसको 25 लिख लो, 1 + b'², a'², ठीक है। ये क्या आ जाएगा 24 = b' का स्क्वायर, इनफैक्ट a'² को मल्टीप्लाई कर लो इधर, b'² आ जाएगा। b'² कैलकुलेशन है, थोड़ा पेशेंसफुली करना पड़ेगा आपको पेपर में। कभी कभी ऐसा होता है आप कैलकुलेशन कर रहे होते हो पेपर में और आपको आइडिया ही नहीं लगता है आप कर क्या रहे हो। यस, ये होता है, सैचुरेट कर जाता है माइंड। तो रिफ्रेश कर करके करना है आपको पेपर में कैलकुलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि 3 आवर्स के पेपर में सिटिंग हैबिट अभी के टाइम में बच्चों की बहुत कम हो रही है। सिटिंग हैबिट अगर आपकी अच्छी है तो फिर तो कोई बात नहीं है। तो LR का लेंथ कितना आ जाएगा 2b'² a'। LR का एलिप्स और हाइपरबोला दोनों में लेंथ सेम होता है। b'² हमें कितना मिल गया 96/5, और a' कितना मिल जाएगा, a' 2/√5, √5 ऊपर चला जाएगा ये, ठीक है। तो यही आंसर आ जाएगा आपका, इस टाइप का आंसर बनेगा। 2 से 2 कैंसिल, और √5 से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो रही है 96/√5। तो दोस्तों मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आपको एक सीरीज ला करके दूंगा, ठीक है, जिसमें हमारी कोशिश होगी कि 2026 के जितने भी कोऑर्डिनेट के क्वेश्चंस इसको कंपाइल करके देन वेक्टर थ्योरी देन अलजेब्रा ऐसे करके मैं सारा बना करके आपको दूंगा। लेकिन आप इसको जा करके देखना, मैंने कंसेप्चुअली आपको डिस्कस किया है सारे क्वेश्चंस कंसेप्चुअली। अगर आपने पढ़ा हुआ है थ्रू आउट, तो अगर आप चीज़ों को देखोगे तो बहुत ईजिली समझ में आएगा। तो ये क्वेश्चन जो थे स्पेशली ये वो 21 और 22 जनवरी का जो पेपर था उसका कंपाइलेशन है। फिर धीरे धीरे जितने पेपर्स हुए हैं उसको कंपाइल करके मैं एक जगह सॉल्यूशन बना के आपको दूंगा, आप इसको देखना, ठीक है। और आई थिंक बहुत इजी वे में मैं चीज़ों को समझाया हूँ। कैलकुलेशन कहीं पे हो सकती है प्लस माइनस हो, बट आपका जो फोकस होना चाहिए दैट शुड बी ऑन द कंसेप्ट, क्योंकि कंसेप्ट आपको समझ में आ रही है चीज़ें तो आप चीज़ों को आराम से हैंडल कर लोगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।